हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के महासंग्राम में। तो आप सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूपी पी एग्जाम दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़कर यूपी पी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए वीके एडयू चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीके एडयू आपके सपनों को सपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरीके से तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर करेंगे और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में। तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है दोस्तों जेम्स बर्गेस, या फिर ऑप्शन डी है एन पी चक्रवर्ती। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना उपनिषद है। तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। ऑप्शन ए है केना उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी है मांडूक्य उपनिषद और ऑप्शन डी है ईश उपनिषद। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग उपनिषद के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उपनिषद दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उपनिषद का अर्थ होता है उप धन नि धन सद से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। गुरु के गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों उपनिषद की, तो उपनिषद इनकी संख्या कितनी है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की संख्या 108 है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ईश उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ग्रहण किया हुआ ज्ञान या गुरु के समीप बैठकर सीखना ही उपनिषद का अर्थ है। और सबसे पुराना उपनिषद है ईश उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन वो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ में दोस्तों एक नोटबुक और पेन जरूर रखेंगे। हर दिन 8 बजे हमारे विकेड यू चैनल पर आपको एक जीके जीएस से रिलेटेड सेट करवाया जाएगा और साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आपके दोस्तों रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको किन क्लासेस की ज़रूरत है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3 सभी दोस्त देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है देववर्मन, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रिजेश्वर। तो सबसे खास बात है यहाँ पर दोस्तों, चाणक्य की बात की जा रही है। चाणक्य को कौन नहीं जानता है? जी हाँ दोस्तों, चाणक्य की अगर बात की जाएगी तो चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो चाणक्य के अन्य नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार हमने अपने सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया है। विष्णुगुप्त और
कौटिल्य दोस्तों चाणक्य के अन्य नाम है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य के अन्य नाम है। और चाणक्य की दोस्तों एक पुस्तक है जो कि सर्व प्रसिद्ध एक विख्यात पुस्तक है, जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की एक पुस्तक का नाम है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम है। और अर्थशास्त्र अगर आपसे पूछा जाता है किस विषय से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, सभी दोस्त बताएंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त हमारे साथ में जुड़े हुए, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम अगर आप लोग देखेंगे तो इसे हम एक क्रम से व्यवस्थित करते हैं। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों जो है सबसे पहले एक वंश था जिसका नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। गुलाम वंश के बाद दोस्तों आया खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश के बाद आया आपका तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद आया दोस्तों सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद लास्ट में दोस्तों कौन सा वंश आया, लोदी वंश। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो दोस्तों गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। तो इसके अनुसार दोस्तों इसमें सैयद तो नहीं दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाम, तुगलक, खिलजी और लोदी। तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्कृत में रचित नहीं है। तो सभी दोस्त बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए है रत्नावली, ऑप्शन बी है तिरक्कुरल, ऑप्शन सी है राजतरंगिणी, ऑप्शन डी है मेघदूत। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तिरक्कुरल जो है ये दोस्तों संस्कृत भाषा में नहीं है। तिरक्कुरल की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये जो है यह कृति जो है तमिल भाषा में लिखी हुई एक कृति है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाएगी रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत, तो ये तीनों कृतियां दोस्तों संस्कृत भाषा में रचित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान से देखेंगे। अगर नोटबुक और पेन है तो नोट भी करेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें दोस्तों बच्चा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनका एक अन्य नाम भी है, इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति थे, पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था 1987 में। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले विदेशी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 7, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है खान अब्दुल वली खान। तो दोस्तों बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है और जिन्हें बच्चा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है मैडम भीकाजी कामा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्तों भारत के
पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। तो पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। ये दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये किस प्रदेश की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। विजया लक्ष्मी पंडित दोस्तों ये यूएनओ में राजदूत बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो यूएनओ में बनने वाली पहली महिला राजदूत कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर दोस्तों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर वाकई में दोस्तों कंटेंट में दम लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है? तो दोस्तों जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य लिख दिया गया जिसका नाम है कमला। तो बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बीडी सावरकर ने दोस्तों जेल की दीवारों पर, ध्यान रखेंगे, जेल की दीवारों पर दोस्तों एक महाकाव्य लिख दिया जिसका नाम क्या है? कमला। अब कमला क्या इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है? तो भैया ये मुझे नहीं पता है। तो कमला लिख दिया। अब ये कमला कौन वाली कमला है? कमला पसंद वाली कमला है। अब इनको क्या पसंद है मुझे नहीं पता। अगर आपको ध्यान रखना है तो इतना याद रखना, बीडी सावरकर ने कमला को पसंद किया और दीवार पर क्या लिख दिया? महाकाव्य। तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं। तो इन्होंने बीडी सावरकर दोस्तों ये एक महान क्रांतिकारी के रूप में भी सामने आए थे। 1857 में दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक, उस समय के दृश्य को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से पुस्तक। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू या फिर दोस्तों एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में इन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक नर्सिंग का जनक किस महिला को कहते हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आधुनिक नर्सिंग का जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। एनी बेसेंट की दोस्तों अगर बात आती है तो पहली कांग्रेस की अध्यक्षा कौन बनी? तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी, पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है मणिपुर का, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी है दोस्तों सिक्किम का, ऑप्शन डी है असम का। तो सही आंसर क्या है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, दबा के लाइक और शेयर करेंगे। तो दोस्तों पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पूर्वी भारत की पहाड़ी मेघालय पट्टी मेघालय मूल रूप से दोस्तों असम का हिस्सा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, असम। असम की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखेंगे दिसपुर दोस्तों असम की राजधानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अन्य राज्य हैं, इनकी राजधानी क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इन सभी राज्यों की राजधानी क्या है फटाफट से बताएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया असम की राजधानी क्या है, दिसपुर दोस्तों असम की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाता है मणिपुर की राजधानी क्या, बताएंगे पश्चिम बंगाल की क्या, सिक्किम की क्या। दोस्तों मणिपुर की अगर राजधानी आपसे पूछा जाता है तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है सिक्किम दोस्तों, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो गंगटोक किसकी राजधानी है, सिक्किम की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे फटाफट से। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, बताएंगे। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, सभी दोस्त बताएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में दोस्तों कमी नहीं रहनी चाहिए। तो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है दोस्तों सिक्किम में, और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो सही आंसर क्या है सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है मेघालय में। तो दोस्तों खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं, मेघालय। और मेघालय में ही दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम। मासिन राम कहाँ पर स्थित जगह है, मेघालय में स्थित एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम। और मासिन राम जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल दोस्तों मासिन राम है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आप अगर प्रतिदिन हमारे साथ में जब तक एग्जाम नहीं होता प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो दोस्तों जीके जीएस में आपके दोस्तों लगभग 90% क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे सेशन से ही मिलने वाले हैं। इसकी हम गारंटी आपको देंगे, बिल्कुल गारंटेड आपको मिलने वाले हैं। कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक दोस्तों पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को विशेष विश्लेषण के साथ में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो सभी दोस्त हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे। आपका ये जुनून, आपका उत्साह और आपका ये जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए सेशन के लास्ट तक। और इसी जुनून, जज्बे और मोटिवेशन के साथ हम आपको मिलने वाले हैं लास्ट तक। तो सभी दोस्त लाइक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है कुमाऊं पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है दोस्तों गढ़वाली पहाड़ियाँ। तो सही आंसर क्या है फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे। तो टोडा जनजाति दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर पाई जाती है, टोडा जनजाति। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति। और यह दोस्तों किस राज्य में है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, बताएंगे। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बट्टा। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा गया है। तो डोडा बट्टा दोस्तों नीलगिरी की जो है ये सबसे ऊंची पहाड़ी या फिर सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है क्रिस्टलीय रूप में, ऑप्शन बी है रेगुर, ऑप्शन सी है बांगर, और ऑप्शन डी है आर्द्र। काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी दोस्तों ब्लैक सॉइल, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। इसे दोस्तों कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कपासीय मिट्टी, ब्लैक सॉइल कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लैक सॉइल में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो पोटास की अधिकता। पोटास की अधिकता दोस्तों ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। और दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों कपास की बात की जा रही है, तो कपासी मिट्टी होती है और पोटास की अधिकता होने के कारण कपास की खेती दोस्तों इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा काली मिट्टी को माना जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है सभी दोस्त बताएंगे। सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन बी है उकाई बांध से, ऑप्शन सी है हरिके बांध से, या फिर ऑप्शन डी है इंदिरा सागर बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। हरिके बांध दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में पड़ता है हरिके बांध, और राजस्थान में पड़ता है हरिके बांध, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के बारे में क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को दोस्तों क्या कहते हैं? गुलाबी दोस्तों, गुलाबी याद रखेंगे। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी कहते हैं। और राजस्थान के वर्तमान समय में सीएम कौन है? अशोक गहलोत, नाम याद रखेंगे। अशोक गहलोत वर्तमान समय में सीएम है। और अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो जिनका नाम है दोस्तों कलराज। कलराज, देखो राजस्थान का राज जो है कल, कल भैया राजस्थान का राज, ध्यान रखेंगे कलराज याद रखेंगे। राजस्थान राज से कलराज, कलराज मिश्र। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 32%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 42% और ऑप्शन डी है 35%। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है 22%। बीपीएल दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे तो दोस्तों इसका प्रतिशत है 22%। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 17, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोली। शायद आपको इसका आंसर नहीं पता हो, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे कहते हैं मोनोपोली। और मोनोपोली दोस्तों क्या होता है? मोनोपोली दोस्तों एक ऐसा, जब एक व्यक्ति का बाजार पर अधिकार या नियंत्रण होता है, ध्यान रखेंगे जब एक ही व्यक्ति का बाजार पर क्या होता है? बाजार पर अधिकार या नियंत्रण होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को दोस्तों कहते हैं मोनोपोली। तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहा जाता है? मोनोपोली। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए है मूल वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, ऑप्शन बी है रानी की बाव की आकृति, ऑप्शन सी है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है, ऑप्शन डी है नोट का रंग भूरा है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रानी की बाव की आकृति यहाँ पर जो है अंकित है। रानी की बाव दोस्तों, सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। रानी की बाव दोस्तों, रानी की बाव ये कहाँ पर बनी हुई है? तो रानी की बाव भारत के एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात के पाटन जिले में दोस्तों रानी की बाव बनी हुई है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसके अगर बात की जाएगी 100 रुपए के नोट पर, तो दोस्तों इसमें 100 जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। तो आपको पता है कि सिर्फ दोस्तों 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी दोस्तों मुद्रा पर भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो जायज सी बात है दोस्तों 100 रुपए के नोट पर भी गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट का रंग भूरा है। दोस्तों 100 रुपए का नोट रंग कैसा होता है? तो 100 रुपए का नोट जब आपको उसको थोड़ा इमेजिन करते हो तो कहते हो यार ये तो हल्का ये नीला नीला लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये नीला रंग नहीं होता है।
100 रुपए का नोट किस रंग का होता है? तो 100 रुपए का नोट का वो जो रंग है, इसे दोस्तों लेमेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमेंडर कलर कहते हैं। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी है गुवाहाटी में, ऑप्शन सी है बंगलुरु में, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम में। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 20। अर्थशास्त्र में बैंक के न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है, इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व रेट, ऑप्शन बी है प्राइम लेंडिंग रेट, ऑप्शन सी है बेस रेट या फिर ऑप्शन डी है मार्जिनल रेट। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बैंक जिस न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकती है उसे दोस्तों बेस रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है, जो चौथा भाग है, ये दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। खबरों में देखा जाने वाला शिक्षा का कानून आरटीई किस वर्ष लागू हुआ है? तो शिक्षा का कानून दोस्तों राइट टू एजुकेशन इसे कहते हैं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, अर्थात दोस्तों शिक्षा का कानून ये दोस्तों 2010 में लागू किया गया। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 21 में दोस्तों, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को दोस्तों सरकार के द्वारा फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। और ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत आया? तो ये दोस्तों बाल शिक्षा अधिनियम, ध्यान रखेंगे, बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत ये आया। और अगर आपसे पूछा जाएगा ये कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये पूर्ण रूप से राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया। तो ये दोस्तों प्रश्न, इसका हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21, 6 से 14 साल तक के बच्चों को दोस्तों फ्री एजुकेशन, फ्री कापी किताबें, सब कुछ दोस्तों, खाना दोस्तों, हर चीज़ मुफ्त में मिलेगा भारत के सरकार के द्वारा। ये दोस्तों कब से अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। लेकिन किस अधिनियम के तहत आया? बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत दोस्तों इसे लाया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? तो रामनाथ कोविंद ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रामनाथ कोविंद भाई साहब ये कौन है? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे, बिहार राज्य के राज्यपाल थे, और 2017 में ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने। वर्तमान समय में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, और ये दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और ये दोस्तों किस राज्य की राज्यपाल थी? तो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, और ये दोस्तों पहली आदिवासी महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली आदिवासी महिला जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया द्रौपदी मुर्मू। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी। पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं।
तो आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है और राष्ट्रपति इसका नामांकन करता है। और दोस्तों इसका वर्णन लोकसभा में किया गया है। लोकसभा किस में किया गया है और लोकसभा के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 81 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा दोस्तों क्या है? लोकसभा दोस्तों संसद का एक सदन है। ये दोस्तों संसद का क्या है? संसद का एक सदन है। एक तो आपका होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद दोस्तों 79 आर्टिकल में इसका वर्णन है, राज्यसभा का 80 में वर्णन है और लोकसभा का 81 में वर्णन है। इसको अगर याद करना है तो इसकी एक ट्रिक है, सरला अंटी। तो सरला अंटी भूल जाएंगे, सरला याद रखेंगे। सा से बनता है दोस्तों संसद, रा से बनता है राज्यसभा और ला से बनता है दोस्तों लोकसभा। ला से बनता है लोकसभा। अब इसके बाद नंबर से लिख देंगे 79, 80 और 81। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सरला आंटी को कभी नहीं भूले क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो सरला दोस्तों संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इस तरीके से आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगर सेशन में दोस्तों बढ़िया लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल दोस्तों बिना किसी कंजूसी के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 25, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किसने किया? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1 क्यूसेक जल 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दोस्तों इसका आंसर हमने डायरेक्टली बता दिया क्योंकि शायद आपको इसका आंसर ना पता हो। तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड 1 क्यूसेक जल के लगभग बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्पीकर कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है, एकीकृत परिपथ कहलाता है या फिर स्टेरियो स्कोप कहलाता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लेड दोस्तों यहाँ पर। और लेड को दोस्तों हम लोग कहते हैं शीशा, जिसमें दोस्तों क्या देखते हैं? अपना चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो सॉरी दोस्तों, शीशा होता है, तो शीशा में क्या देखते हैं? चेहरा। तो शीशा लेड को ही कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? पीबी दोस्तों। पीबी दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पीबी इसका रासायनिक सूत्र है। के दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है? पोटेशियम। के किसका रासायनिक सूत्र है? पोटेशियम का। एयू दोस्तों गोल्ड का रासायनिक सूत्र है। Na दोस्तों सोडियम का रासायनिक सूत्र है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 31 है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 31 है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? तो कौन सा इसमें मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी है योनि मार्ग, ऑप्शन सी है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन डी है शुक्रवाहिनी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शुक्रवाहिनी ये दोस्तों मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक है, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन
यहीं तक है। और प्रतिदिन आप हमारे साथ में जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों 8 बजे हमारे साथ में जुड़ें। और 8 बजे दोस्तों प्रतिदिन हम आपको यूपीपी दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यूपीपी हो गया, यूपीपी के अंदर एसआई की तैयारी भी दोस्तों सेट के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों चाहे आप दोस्तों रेलवे के रेलवे कांस्टेबल आरआरबी कांस्टेबल का, या फिर दोस्तों एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस सेट 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ठानने की शक्ति है, अगर आपके अंदर जुनून, हौसला, जज़्बा और उत्साह है अपने किसी सपने को लेकर, तो आप निश्चित तौर पर सफल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वीके एडू हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।